आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। क्या पढ़ेंगे अपना लोग? इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन, माने एसिड और बेस मिलाया तो एसिड और बेस का रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उसको ये बताता है। ये अपना कलर को चेंज करके बताता है। इंडिकेटर 9-10 में पढ़ा होगा, 9-10 में पढ़ने का ही समझ में आ रहा बात। तो इंडिकेटर जो होता है इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन। एंड पॉइंट ऑफ क्या? रिएक्शन। रिएक्शन के एंड पॉइंट को ये बताता है। ठीक, अभी पहले सुन लो, है ना। इंडिकेट करता है किसको भाई? एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन। एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। देखो क्या होता है, एसिड और बेस मिला दिया। जब एसिड और बेस मिला दिया तो उसमें इंडिकेटर मिलाया, तो इंडिकेटर क्या होता है, तुरंत अपना कलर चेंज कर देता है ना। कलरलेस है तो पिंक में हो गया, पिंक है तो कलरलेस हो जाएगा, ऐसा होता है। तो जिस समय कलरलेस हो गया समझ जाना कि पक्का है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो इंडिकेटर का इंडिकेटर, अरे गाड़ी मोटर में भी रहता है इंडिकेट करने वाला, तो भी इंडिकेट करता है रिएक्शन हो रहा हुआ या नहीं हुआ। अब जो कलर का है वही कलर रह गया तो समझेंगे कि रिएक्शन नहीं हुआ। अब इंडिकेटर के जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऐसे लिखते हैं, इंडिकेटर आर वीक ऑर्गेनिक एसिडिक नेचर का होता है और बेसिक नेचर का होता है। और वीक ऑर्गेनिक बेस। देखो इंडिकेटर में लिटरेचर है, हालांकि इससे न्यूमेरिकल से थोड़ा सा रिलेटेड है। न्यूमेरिकल का जो पार्ट है इसका वो लास्ट में बताएंगे, लेकिन कभी कभी आता है इंडिकेटर को एक्सप्लेनेशन करो तो इंडिकेटर क्या है, तो एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है या वीक ऑर्गेनिक बेस है। ठीक है, अगला पॉइंट, इंडिकेटर अपना कलर को कन्वर्ट कर लेता है। जैसे ही रिएक्शन में मिलाइएगा, जब रिएक्शन होते रहता है तो उस समय तो अपना क्या करता है, ये चेंज करता है। तो ये इंडिकेट करता है अपना कलर को कन्वर्ट करके, है ना। इट्स कलर बिकम्स चेंज या कन्वर्ट ड्यूरिंग रिएक्शन। ड्यूरिंग क्या? रिएक्शन। रिएक्शन के टाइम इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज होता है। अगला पॉइंट, इंडिकेटर जो होता है समझना पहले, इंडिकेटर दो फॉर्म में पाया जाता है। मिथाइल दो टाइप का हुआ। जैसे कोई भी मान लो कि ये आदमी है, मान लो तो आदमी 2 फॉर्म में, 3 फॉर्म में, 4 फॉर्म में पाया जाता है। जैसे क्लास में तो स्टूडेंट हो गया, घर आया तो अपना वो गार्जियन के लिए वो अपना बेटा बेटी हो गया। नहीं, अब थाना में नौकरी लग गया तो दरोगा वही आदमी कहलाने लगा। तो बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि एक फॉर्म में नहीं, बहुत सारा। जैसे बात करो इसका, कार्बन का तक ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, कोयला के फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है। तो वैसे इंडिकेटर का वो तो हो गया, फॉर्म हो गया, टाइप अलग होता है, फॉर्म अलग होता है। तो इंडिकेटर 2 फॉर्म में पाया जाता है, माने 2 रूप में पाया जाता है। ये इंडिकेटर हैविंग 2 फॉर्म या एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। एक होता है बी फॉर्म, ध्यान देना, एक क्या होता है? बी फॉर्म, बीटा नहीं, बी फॉर्म। बीटा इस तरह से होता है, समझ में आ रहा बात? ये बी फॉर्म लिख रहे हैं। बी फॉर्म का मतलब होता है बेंजोइड फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब क्या होता है? बेंजोइड फॉर्म। बेंजोइड फॉर्म, बेंजोइड फॉर्म माने बेंजीन रिंग। बेंजोइड फॉर्म का मतलब क्या? बेंजीन। याद करो, बताए थे फ्राइज रूल में कि जितना बेंजीन रिंग ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होता है जनरली। अगला देखो, दूसरा एक होता है क्यू फॉर्म, क्यूनॉल फॉर्म होता है या क्यूनॉइड फॉर्म होता है।
क्यूनॉइड फॉर्म होता है। क्यूनॉइड फॉर्म जो होता है ये इस तरह से होता है, क्यूनॉल का फॉर्म होता है इस तरह से, 2 पाई बॉन्ड होता है इसमें। आप ध्यान से सुनना, कोई भी इंडिकेटर होता है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है। जो इंडिकेटर अपना लोगों को पढ़ना है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है। इंडिकेटर का जो टाइप पढ़ेंगे, वो जो भी टाइप पढ़ाएंगे तुमको, वो कै फॉर्म में पाया जाएगा? 2 फॉर्म में, बी फॉर्म में और क्यू फॉर्म में। बी फॉर्म देखो होता क्या है कि जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें इंडिकेटर डाल दिए तो इंडिकेटर कै फॉर्म में पाया जाता है? 2 फॉर्म में। तो अगर मान लो कि जिस इंडिकेटर को तुम डाला उस कंटेनर में जिसमें कि एसिड और बेस मिला हुआ है, तो हो सके कि वो बी फॉर्म में है, और जैसे ही इंडिकेटर डाले इंडिकेटर का फॉर्म चेंज हो गया, क्या हो गया? क्यू फॉर्म। या क्यू फॉर्म से मान लो क्यू फॉर्म था तो वो कौन सी कन्वर्ट हो गया? बी फॉर्म में। तो ये जो फॉर्म है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में जो चेंज होता है, इसी के कारण इसका कलर चेंज होता है। हाँ, तो कलर ऑब्जर्व किसके कारण होता है? अगर पूछ देगा कि इंडिकेटर जो अपना कलर देता है वो क्यों देता है, तो जब वो रिएक्शन के समय मिलाया जाता है तो वो अपना एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कहने का हुआ कि इंडिकेटर कलर ऑब्जर्व when it convert from one another B for to Q form, to क्या? Q form, Q vice versa, और नहीं तो क्या भाई? vice versa, वाइस versa, वाइस वर्सा मतलब क्या? या तो B से Q या तो Q से B। अगर कोई पूछे इंडिकेटर अपना कलर, तो ये समझ में आया? इंडिकेटर इंडिकेट करता है एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन को। इंडिकेटर एक प्रकार का वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है या तो वीक ऑर्गेनिक बेस होता है। इसका कलर जो होता है चेंज होता है रिएक्शन के समय। इंडिकेटर 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक बी फॉर्म में और क्यू फॉर्म में। बी फॉर्म जो होता है से अगर क्यू फॉर्म में गया या क्यू फॉर्म से बी फॉर्म में गया, इसीलिए उसका कलर क्या होता है? ऑब्जर्व होता है। तब हम लोग कलर ऑब्जर्व, अब मान लो बी फॉर्म डाले या बी फॉर्म ही रह गया तो कोई कलर जैसा था वैसा ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिकेटर कितने टाइप का हम लोग को पढ़ना है। समझा? इंडिकेटर जो होता है 2 तरह का होता है। ठीक है, मिटावे इसको। 10th में भी इंडिकेटर क्या आता है? तो इंडिकेटर के बारे में समझना। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, 2 टाइप का। तो मिथाइल और एक है फिनोल्फथलीन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं HPH से। ठीक, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, MEOH। सबसे पहला देखो फिनोल्फथलीन, ठीक, HPH जिसको कहते हैं। ठीक, सुनना ना बात, ये सब 10th में भी आता है बात। ये जो है सही बता रहे, इंडिकेटर जो है रियल बता रहे कि इंडिकेटर जो होता है बताए कलर चेंज कर देता है। ये सब 10th में पढ़ना, ये सब 11th में सिर्फ 2 तरह का। ऐसे तुमको और भी बता देगा ना, ये क्या कहते हैं कि इंडिकेटर एक और है टर्मेरिक। ठीक है, देखो तो फिनोल्फथलीन के बारे में बताएंगे। फिनोल्फथलीन जो होता है वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, वीक ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है ये? वीक ऑर्गेनिक। अच्छा, एक और कोई भी इंडिकेटर जो वर्क करता है, मैंने बीटा से क्यू फॉर्म, बी से क्यू फॉर्म, क्यू से बी फॉर्म में जो चेंज होता है वो एक फिक्स्ड पीएच वैल्यू पर होता है।
यानी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू होता है। तो इसका पीएच रेंज होता है कि कहां से कहां तक ये ज्यादा एक्टिव होगा। पीएच रेंज इसका जो होता है इट्स पीएच रेंज। पीएच रेंज का मतलब क्या हुआ कि इस पीएच पे ही ये वर्क करेगा। इसका 8 से 10 होता है पीएच रेंज। कितना होता है? 8 से 10 होता है पीएच का वैल्यू। ठीक। एसिडिक मीडियम में देखो, अब सोचो ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि जब रिएक्शन करवाया गया तो हो सके कि जो रिएक्शन कराया गया उसमें एसिड ज्यादा हो सके बेस ज्यादा। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जो ये काम करता है फिनोल्फथालीन, कलर इसका कलर जो होता है इन एसिडिक मीडियम में जो होता है कलरलेस होता है। क्या होता है ये? कलरलेस, कोई कलर नहीं। लेकिन अगर इसी को बेस में मिला दो, इन बेसिक मीडियम पिंक कलर का होता है। क्या होता है ये? पिंक। मतलब कहने का हुआ, ध्यान देना कि एसिडिक मीडियम और क्या बेसिक मीडियम। ये जो कलरलेस होता है ये इसका कलरलेस फॉर्म होता है। देखो पता लिख लिया था ना। देखो तो ये जो कलरलेस होता है बी फॉर्म होता है। कौन वाला फॉर्म? मतलब पूछ रहा फिनोल्फथालीन का बी फॉर्म क्या होता है? पिंक कलर का कि कलरलेस? कलरलेस। अब बी फॉर्म किस में एग्जिस्ट करता है? कौन मीडियम में? ये क्यू फॉर्म हो गया। ध्यान से सुनना, इसका स्ट्रक्चर देखो। ये स्ट्रक्चर होता है। ये कलर, ये फिनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर है ना। ये कार्बन है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड बने। जब इस ये जो है बी फॉर्म है। कौन फॉर्म है? ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कौन मीडियम में ये एग्जिस्ट करता होगा? इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट किया। जब इसको बेस में मिला दोगे, जब इसको क्या बेस में, तो ये पार्ट बनेगा। एसिड बेस रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? देखो तो ये पीएच रेंज हो गया, 8 से 10 है एसिडिक मीडियम में। तो फिनोल्फथालीन का बी फॉर्म ये स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर OH से अगर कोई बेसिक मीडियम में डाल दिया जाए, कौन मीडियम में? बेसिक मीडियम में, और ये एसिड। तो एसिडिक मीडियम में HCl HBr, कोई भी एसिड H2SO4। तो एसिडिक मीडियम में ये फॉर्म होता है, क्यूनोइड फॉर्म हो गया। और बेसिक मीडियम में ये हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट ये था फिनोल्फथालीन। अब हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल। जल्दी से लिखो इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ठीक, देखो भाई देखो मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज MEOH ये वीक ऑर्गेनिक बेस होता है।
इसका पीएच रेंज जो होता है, पीएच रेंज जो होता है वो 3.5 से 5.5 होता है। इस पीएच रेंज पे ये अच्छा से वर्क करेगा। ठीक, कलर जो होता है इसका इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम और क्या बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसका जो कलर होता है वो तुमको याद रखना पड़ेगा। वो एसिडिक मीडियम में जो होता है रेड कलर का, कौन कलर का होता है? रेड कलर का। बेसिक मीडियम में जो होता है इसका येलो कलर का होता है, येलो कलर का। स्ट्रक्चर देखो इसका, स्ट्रक्चर यहीं पे लिख देते हैं। इसके बारे में मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? वो फिनोक्सिलिन क्या था? वीक ऑर्गेनिक एसिड था, ये वीक ऑर्गेनिक बेस है। इसका पीएच रेंज 3.5 से लेकर 5.5 तक है। कलर इसका जो होता है एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक मीडियम में येलो। नेक्स्ट देखो इसका स्ट्रक्चर देखना कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है और बेसिक मीडियम में क्या होता है, ध्यान देना। देखो ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ये है मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर। ये है इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में अभी बताए थे कौन कलर का होता है? ये येलो कलर का। ये क्यू फॉर्म, देख लो ये मिथाइल ऑरेंज का कौन फॉर्म? बी फॉर्म होता है। एसिडिक मीडियम में कौन कलर होता है? ठीक, ये बेसिक मीडियम। अब देखो यहाँ रेड, ये कौन मीडियम में था? बेसिक मीडियम में। एसिडिक में एरो इधर बेसिक, इधर एसिडिक मीडियम। लिख ही देते हैं डायरेक्ट एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या? H प्लस। H प्लस में क्या होगा देखो, एन, इसको इधर लिख दे रहे हैं नीचे, एन डबल बॉन्ड, यहां पे एन, एन ऐसे रहेगा, इससे ये जो है फॉर्म, इसी को ये पूरा को इधर लिख दो। ठीक, ये फॉर्म जो होता है इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, पहला पॉइंट। दूसरा इसका रेड कलर का होता है। एसिडिक मीडियम कौन कलर? ये जो होता है क्यू फॉर्म, क्यू फॉर्म। देखो ये सब आता होता कुछ नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव आता है कि मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज कितना होता है, मिथाइल ऑरेंज का बेसिक मीडियम में कलर कैसा होता है, मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में किस फॉर्म में पाया जाता है, एसिडिक मीडियम में किस फॉर्म में पाया जाता है, ये सब पूछता है। ज्यादा ज्यादा स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि बेसिक ये बी फॉर्म बताओ कि मिथाइल ऑरेंज का कैसा होता है, क्यू फॉर्म कैसा होता है। जो क्यू फॉर्म बोला तो पक्का ये वाला रहेगा, ये आपको याद रखना होगा।
अब देखो समझना पहले। अब इंडिकेटर के बारे में जान लिए थोड़ा सा। इंडिकेटर क्या था नहीं था, इंडिकेटर बिग ऑर्गेनिक एसिड बिग बेस ये सब था, ठीक है। अब समझना पहले हम लोग पढ़ेंगे डबल इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर का यूज करके न्यूमेरिकल पूछता है। देखो हम तुम लोग को डायरेक्ट ऐसा, जैसे मान लो एसिड मिला है बेस मिला है, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही एसिड रहेगा और एक ही बेस रहेगा। मान लो कि बेस बहुत सारा रहा, न्यूमेरिकल ज्यादातर बेस वाला ज्यादा रहता है, एसिड कोई एक ही मिलाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे अब डबल इंडिकेटर। इंडिकेटर टाइट्रेशन, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, मतलब वैसा टाइट्रेशन जिसमें इंडिकेटर वगैरह यूज करेंगे, ठीक। देखो मान लो कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में बहुत सारा बेस है। मान लो कि बेस NaOH है, बहुत सारा होगा, NaOH होगा, Na2CO3 होगा, NaHCO3 मान के चलो, ठीक है। अब ध्यान से समझना पहले। अब इसमें क्या किए कि ये लोग का कोई एसिड इसमें मिला दिए। एसिड में HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, जो भी मिला दे। और इसका पूरा चीज दिया हुआ रहेगा तो इसका निकालने कहेगा, इसका दिया रहेगा तो इसका निकालने के लिए कह देगा। ये रहता परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए बोलेगा। तो इस केस में अब इसमें क्या किए कि अपना लोग इंडिकेटर मिलाए। क्या मिलाए? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर या तो HPH होगा या तो क्या होगा, MeOH होगा। यही दोनों मिला सकते हैं। तो समझना पहले HPH के बारे में बताए थे, क्या था ये? ऑर्गेनिक एसिड। तो ये जब HPH तुम मिलाओगे तो इसमें एसिड भी है बेस भी है, तो ये खुद का क्या है? एसिड है, तो बेस से रिएक्शन करेगा। समझ गया? आप ध्यान सुनना, ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये एसिड जो है इसको क्या करेगा? बेस को ये सब टोटल क्या है? बेस में। अब टोटल को ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा, ध्यान से सुनना पहले मेरा बात, जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा, अब करवाएगा कौन? HPH के। माने ऐसे जनरली नहीं यूज किए तभी तो करेगा न्यूट्रलाइज। लेकिन ऐसा हो सकता है HPH यूज किया, हो सके MeOH यूज किया, हो सके कि HPH पहले यूज किया उसके बाद तुरंत क्या किया? MeOH भी मिला दिया। तो पहला केस क्या होता है जो ध्यान देना, फर्स्ट केस, इन प्रेजेंस ऑफ, या ऐसे लिखते हैं when HPH इंडिकेटर यूज। ये एकदम याद रखना, ठीक। HPH इंडिकेटर क्या यूज। तो सुनो, इसके प्रेजेंस में जो एसिड उसको न्यूट्रलाइज करेगा, भाई ये क्या करेगा? केवल बताएगा कि दोनों रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंडिकेट करेगा। तो इसके प्रेजेंस में ये दोनों का जो रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो क्या होता है जो समझना पहले, NaOH है, NaOH की जगह KOH भी लिखा सकता है। फिर क्या है? मान लो मिक्सचर Na2CO3 है, फिर क्या है? NaHCO3। तो इसके प्रेजेंस में, HPH के प्रेजेंस में इसके साथ इसका न्यूट्रलाइजेशन, इसका मतलब रिएक्शन HCl तो करेगा ये दोनों के साथ। याद रखना है, इसके होता होगा लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। इसका जो है हाफ पार्ट याद रखेगा। क्या याद रखेगा? हाफ पार्ट। तो यहाँ आई पूरा कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब हो गया कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो होगा
या ग्राम इक्विवेलेंट, वो तो वॉल्यूम पे निर्भर कर रहा है। मिली इक्विवेलेंट जो ये एसिड का होगा वो जिसको जिसको न्यूट्रलाइज करेगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका बताओ, NaOH प्लस हाफ इनटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या, Na2CO3। उससे तो होगा ही न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अगर मान लो कि तुम यूज कर दिया HPH ना यूज करके, याद रखना कि HPH के प्रेजेंस में कोई एसिड जो है, एसिड के जगह पे यहाँ पे कौन रहेगा, HCl HBr, कोई एसिड रहेगा। वो HPH अगर यूज किया है तो NaOH का पूरा कंप्लीट लिखना और इसका हाफ लिखना। ठीक, ये तो तब होता, देखो लिखा तो यही जाएगा, लेकिन ये तब होता है जब इसका n फैक्टर 2 रखोगे तब। समझा? ये लिख ही देते हैं कि वेन, छोड़ो उतना जरूरी नहीं, न्यूमेरिकल इससे बन जाएगा। ठीक, अगला देखो, वेन MEOH यूज, अगर MEOH को यूज करते हैं तब उस केस में क्या होगा, ये तीनों को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है ये, तीनों। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो होगा वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO, ये पूरा। अब इसी में किसी का दिया रहेगा, किसी का निकालना रहेगा। हो गया? अगला देखो, हम पहले क्या बताए कि दोनों एसिड और बेस का रिएक्शन अगर कराओगे इंडिकेटर के प्रेजेंस में, तो अब बात रहा है कि भाई HPH अगर आप मिला दिए तो HPH के प्रेजेंस में इसका कंप्लीट एसिड के द्वारा न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसका हाफ होता है। ठीक, हाफ होता नहीं होता तो जब न्यूट्रलाइज ही करेगा तो कंप्लीट ही करेगा। ये n फैक्टर के कारण हाफ लगा दिए, बाद में हम प्रूव भी कर देंगे कि हाफ क्यों लाए, लेकिन तुमको न्यूमेरिकल बनाने वक्त ये तुमको अभी याद रखना। MEOH अगर यूज करते हैं तो पूरा को न्यूट्रलाइज करता है, तो तीनों के सम के बराबर हो गए। अकेले ही तीनों को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो इसका टोटल क्या हो जाएगा। हाँ, अब बात रहा, कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या पूछा रहेगा कि HPH यूज किए, तो तुम सोचो जिस समय HPH यूज कर चुका है तुम, तो NaOH तो खत्म। देखो जैसे HPH यूज कर दिया तो इसको तो न्यूट्रलाइज कंप्लीट कर दिया, इसको कितना किया, हाफ, तो हाफ तो इसका बच गया होगा इसके अनुसार, तो हाफ। अब मान लो HPH के द्वारा ये तो हुआ नहीं इसके द्वारा न्यूट्रलाइज, ये तो ज्यों का त्यों बचा हुआ है। अब MEOH फिर मिलाया, उसी में मिला दिया, इन्हें की अलग मिक्सचर में, उसी मिक्सचर मिलाया, तो MEOH इसको भी तो करेगा न्यूट्रलाइज। यहाँ पे अगला थर्ड केस जो है, MEOH यूज आफ्टर यूजिंग ऑफ HPH इन मिक्सचर। ठीक, मिक्सचर में करने के बाद तो यहाँ पे बताओ मिली इक्विवेलेंट जो एसिड का होगा, दिमाग लगाओ, HPH आफ्टर HPH इसका पहले कर दिया, तो इसको तो पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म। इसका कितना बचा होगा, हाफ, इसका तो पूरा बचेगा NaCO3 का, Na2CO3 अब प्लस बताओ NaCO3, MEOH करेगा ना इसको, हाँ पूरा, MEOH के प्रेजेंस में MEOH ने NaHCO3, ये फार्मूला लगे ना इसमें। यही इसका है डबल टाइट्रेशन। हम लोग डबल टाइट्रेशन में करते क्या है कि अगर मान लो HPH यूज कर दिए तो ये लगाएंगे, MEOH लगा दिए यूज किए तो ये तीनों का सम के बराबर, MEOH आफ्टर क्या HPH, तब फिर ये, क्योंकि HPH जितना काम कर चुका उसके बाद ही वो काम करेगा। लिखो इसको, पेज छोड़ देना, लिखो इसको।
तो ये याद रखना HPH में Na2CO3 को करता है लेकिन हाफ पार्ट करता है, MeOH सबको कर देता है। वो तो यूज करने के बाद किए तो वही पार्ट होगा। आप ध्यान से सुनो, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया तुम लोग, समझ करो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन लिखो, अ सॉल्यूशन कंटेन Na2CO3 and NaHCO3, 10 milliliter of the solution required 2.5 milliliter of 0.1 molar H2SO4 for neutralization. Using HPH indicator. ठीक, अब कह रहा है MeOH is added when a further 2.5 milliliter of 0.2 molarity H2SO4 was required है। Calculate the weight of Na2CO3 and NaHCO3 per liter हो गया। देखो ऐसा ही डबल इंडिकेटर में HPH यूज किया, उसके बाद फिर MeOH उसी में फर्दर लिखा हुआ है, मिलाया। ध्यान से देखना पड़ेगा, समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में पहले से कौन कौन है, Na2CO3 और NaHCO3। हाँ, अब इसका 10 मिलीलीटर को 10 milliliter of the solution required 2.5 milliliter of 0.1 molar H2SO4 for neutralization। कब? यूजिंग HPH। जब HPH यूज किया, ध्यान सुनो, मतलब मिक्सचर Na2CO3 NaHCO3 का इसका 10 मिलीलीटर लिया, क्या मिलीलीटर? 10। इसमें पहले क्या मिलाया? HPH। अब तुम सोचो जरा सा कि HPH जब तुम मिलाओगे तो तुम दिमाग जरा लगाओ कि HPH का काम क्या होता है। देखो थ्योरी बता दी, HPH क्या करता है, जो बता पहले। इसको रिएक्शन नहीं करेगा NaHCO3 को, NaHCO3 से नहीं करेगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं कि when HPH यूज, HPH क्या किए? तो बताओ भाई, अच्छा इसमें न्यूट्रलाइजेशन के लिए कौन मिलाया गया था? H2SO। वो ये ध्यान रखना कितना इतना है इसका, मिली इक्विवेलेंट H2SO4 एसिड लिखते थे, वो जो होगा वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 का हाफ ना, नहीं लिखा है। HPH इसका कितना पार्ट?
तो आधा याद रखो। अब लगाओ यहाँ, इसका मिली इक्विवेलेंट बताओ भाई। तो मिली इक्विवेलेंट वॉल्यूम है ना मिलीलीटर में, तो चलो मोलरिटी दिया हुआ है, तो मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू हाँ, तो मोलरिटी 0.1 into n factor 2 into volume 2.5 is equal to 1/2। अब बताओ इनटू मिली इक्विवेलेंट Na2CO3। तो चलो इसका बताओ भाई, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 का डायरेक्ट वैल्यू बताओ। देखो एक हो दो दूना चार, चार को गुना 100 किए इसे 100 25 तो तो 10 आया, 10 को इससे किए तो कितना आ गया? एक। ये मिली इक्विवेलेंट इसका आ गया। हमको वेट पूछ रहा है, वेट ऑफ द आप ध्यान से सुनना। अब इसमें बोल रहा है, अब इतना तो कर दी, अब क्वेश्चन में कर रहा है कि MEOH इज एडेड। अब इसमें क्या ऐड किया? MEOH ऐड किया, इसमें नहीं पूरा में किया है। तो जैसे ही MEOH तो लिखेंगे यूज MEOH आफ्टर यूजिंग ऑफ HPH। तो तुम सोचो ये तो पूरा मिली इक्विवेलेंट जो H2SO4 का होगा, आधा होगा Na2CO3 या पूरा होगा हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 या प्लस मिली इक्विवेलेंट NaHCO3। अब लगाओ दिमाग, इसका मिली, अब देखो जब ये यूज किया तो ये दिया हुआ है ना, तो चलो इसी के अनुसार मोलरिटी 0.2 n फैक्टर 2 और 2.5। यहाँ बताओ 1/2 इंटू इतना का तो वैल्यू तुम निकाल चुका है, वही रख दो ना 1। भाई ये वाला वैल्यू यहाँ निकाले है ना 1 प्लस मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 करो गुना, दो दूना 4, 2 आ गया 25 100 इंटू 2 किए तो बताओ जल्दी से, मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा। ठीक सही है ना, 25 दूना 50 तब 5 आ गया, अब 5 दूना 10 तो 1 आ गया, 1 दूना 2। अब बताओ अगर कहता क्वेश्चन में कि फाइंड द मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 NaHCO3, आंसर कह देता है कि फाइंड द क्या ग्राम इक्विवेलेंट, तो फिर मिली इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000, तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं इसको, फिर तो ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है वेट निकालने, Na2CO3 है ना? NaHCO3 आप बताओ वेट कैसे निकालोगे? तो मिली इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है बताओ? ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000। पहले ये सोचो, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू फार्मूला जानोगे तब होगा। क्वेश्चन मिटावे ये वाला, ऐसे सोचो। यहाँ पे हम शॉर्ट में एक बार फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद तुम सोचो जरा सा कि यहाँ पे जो होता है ग्राम मिली इक्विवेलेंट, तो मिली इक्विवेलेंट बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000। ग्राम इक्विवेलेंट वेट तक जाना है, मोल इनटू n फैक्टर, बोलो मोल इनटू n फैक्टर तब वेट बटा फार्मूला वेट इनटू n फैक्टर इंटू n फैक्टर इंटू 1000। हमको क्या निकालना है? वेट। तो वेट बराबर क्या होगा बताओ? मिली इक्विवेलेंट गुना फार्मूला वेट इंटू बटा क्या भाई 1000 n फैक्टर इंटू क्या 1000। बताओ ये आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा समझ में? ये पहले बताओ, बोलो ठीक। क्या क्या लिखे वहां पर? मिली इक्विवेलेंट इनटू फार्मूला वेट बटा n फैक्टर गुना 1000। मिली इक्विवेलेंट गुना फार्मूला वेट बटा n फैक्टर गुना 1000। हाँ। वेट इज तो अब बताओ यहाँ पे कि मिली इक्विवेलेंट इनटू फार्मूला वेट बटा n फैक्टर इनटू 1000, इससे निकल जाएगा सबका वैल्यू बैठा ना। इसको पहले लिखो, उसके बाद ये फार्मूला से हम इसका वेट निकालेंगे। जल्दी से लिखो, देखो तो ये पहले तो HPH यूज किए तो मिली इक्विवेलेंट से, तो इसे डायरेक्ट इसका निकल गया, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ये यूज नहीं किए क्योंकि HPH इसको यूटिलाइज नहीं करता।
एचपीएच के प्रेजेंस में न्यूट्रलाइज नहीं होता, एमयूएच के प्रेजेंस में होगा। तो एचपीएच के बाद किए तो इसका हाफ पार्ट यहाँ कर दिया। इसका पूरा। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला डायरेक्ट बता दें, इतना करने का जरूरत नहीं है, समझना पहले। देखो तो समझना पहले, देखो ध्यान से। डायरेक्ट वेट पर लीटर अगर बोल दिया, वेट क्या बोल दिया? लीटर पर लीटर। ठीक, तुम सोचो कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर करना रहेगा, क्या करना रहेगा? ग्राम इक्विवेलेंट। तब मिली इक्विवेलेंट को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना मिली इक्विवेलेंट जो आएगा इंटू 10 का पावर -3 कर सकता है कि नहीं, पहले ही बता। इसको n फैक्टर से अगर डिवाइड कर दिया तो ये मोल निकल जाएगा। इनटू, समझ रहा ना, इनटू। अब बताओ यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, समझ में आ रहा बात? मॉलिक्यूलर वेट, अब बट फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट बोलो उसी को। अब बाई समझना, वॉल्यूम पर लीटर बोला ना, तब वॉल्यूम पर लीटर वहां क्वेश्चन में रहेगा मिलीलीटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख देना मिलीलीटर में, इसको 1000 ऊपर से क्या कर देना, ये फॉर्मूला से तुम बना सकता है। तो लगा दो, वेट आंसर आ जाएगा, उसी से लाए ना ये सब। तो देखो क्या करते हैं, ध्यान देना, क्योंकि वॉल्यूम वहां पे दिया हुआ था क्वेश्चन में। ध्यान से सुना। अब हम वेट निकालने जा रहे हैं इसका, वेट ऑफ Na2CO3। डायरेक्ट बताओ मिली इक्विवेलेंट इसका कितना है यार? 1 गुना 10 पर ये 10 का पावर 3 कहां से है जो पता चला? ग्राम इक्विवेलेंट निकाले ना इतना। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो ये ग्राम इक्विवेलेंट, अब जब तुम जानता है कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इनटू एन फैक्टर, तो मोल बराबर हो जाएगा ना ये एन फैक्टर से डिवाइड। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इतना, ये जो है ये पूरा मिला के क्या कहलाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट को एन फैक्टर से डिवाइड किया तो मोल, अब मोल को फार्मूला वेट से गुना किया तो वेट, लेकिन पर मिलीलीटर रहता तो 10 वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, यहाँ पर लीटर दे दिया तो वॉल्यूम जो रहेगा उसको 1000 से डिवाइड कर दे। अब पर बोल रहा है तो पर तो नीचे ही नहीं रहेगा यार। तो देखो यहाँ पे, तो वेट निकालो यहाँ पे, ये वेट पर लीटर बोलेगा तब, पर मिलीलीटर रहता था, केवल वॉल्यूम 1000 नहीं रहता। तो यहाँ पे बताओ Na2CO3, तो Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट कितना है? 1 गुना 10 का पावर -3, तो ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसका n फैक्टर बताओ, Na2CO3 का कितना? 2 इनटू मॉलिक्यूलर वेट बताओ Na2 106 बाई वॉल्यूम 10 दिया हुआ था, 10 मिलीलीटर था ना, इनटू 1000। ये कौन सी में आ जाएगा? ग्राम। जस्ट लाइक उसका वेट में निकाले, वेट पर लीटर हो गया, इतना ग्राम पर लीटर बोलेंगे। आप बताओ इसका वेट निकल जाएगा कि नहीं? बोलो, निकाल लोगे? तो ये अगला देखो, NaCO3 वेट ऑफ NaHCO। चलो इसका ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, 2 मतलब मिली इक्विवेलेंट कितना था? 2 गुना 10 टू द पावर -3 बाई एन फैक्टर इसका 1 इनटू x कितना आता है इसका? सोडियम का 23 और 1 24 और 16 48 और 12 60 60 और 24 84 बाई 10 इंटू 1, ये कितना ग्राम आंसर आ जाएगा। चलो लिखो इसको जल्दी से, आया समझ में? तो ये पर लीटर, ये सब फार्मूला कहां से लाए समझ में आया? उसी से ग्राम इक्विवेलेंट कर दिए, ग्राम इक्विवेलेंट को एन फैक्टर से, तो ये मोल हो गया, मोल इनटू मोल गुना फार्मूला वेट, वेट वेट हो गया। अब केवल वेट बोलता तो उतना ही छोड़, इतना कर देते हैं, लेकिन बोलता है कि क्या कह रहा भाई कि वेट पर लीटर, तो अब इतना छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा वेट पर मिलीलीटर, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कर लोगे? ये क्वेश्चन था। तो डबल इंडिकेटर में एग्जांपल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, जैसे सीट में भी क्वेश्चन है, देखो हम बताते हैं, मिटा देना। देखो एक दो क्वेश्चन बताते हैं इसका। अब फॉर्मूला वगैरह याद रखना,
फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। थ्योरी याद रहेगा तभी ना बनेगा। देखो सिर्फ देखो बता, देखो क्वेश्चन है डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं, डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है एक्सरसाइज दूसरा। हम ये क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन दे दिए थे, है ना। आप क्वेश्चन का डबल टाइट्रेशन का देखना, उसमें 5वां क्वेश्चन है, कह रहा कि अ सॉल्यूशन कंटेन Na2CO3 NaHCO3 Na2CO3 एंड क्या NaHCO3, ये सॉल्यूशन कंटेन। समझना पहले 20 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसका क्या मिलीलीटर बताओ 20 मिलीलीटर। ध्यान से सुनना पहले, 20 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड क्या है भाई 4 ml 1 नॉर्मलिटी HCl विथ HPH। मतलब जब HPH इंडिकेटर इसमें मिलाए तो HCl इतना रिक्वायर्ड है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक, पहले इतना क्वेश्चन समझो। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइट्रेशन वाज रिपीटेड, ये टाइट्रेशन फिर से रिपीट किया विद द सेम वॉल्यूम, यही वॉल्यूम के लिए सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बट विथ MeOH, लेकिन ये MeOH के साथ। तो पहले इसके साथ कर लेते हैं। चलो बताओ HPH का काम क्या है, तो लिखते हैं कि व्हेन HPH यूज, ध्यान से समझना, HPH अगर तुम यूज किया तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड यहाँ पे कौन है HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ आधा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या भाई Na2CO3 का क्या हो जाएगा। चलो यहाँ से बताओ मिली इक्विवेलेंट HCl का निकालना है, तो मोलर ये बताओ नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी इंटू तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/2 मिली इक्विवेलेंट Na2CO3। तो मिली इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बताओ Na2CO3 8 आ जाएगा। अब MeOH के साथ, अब ऐसा क्वेश्चन समझना, कहता द टाइट्रेशन वाज रिपीटेड विथ सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बट विथ क्या MeOH। ये नहीं कह रहा कि इसी में MeOH मिलाए, बोला कि यही वॉल्यूम वाला मिक्सचर में HPH के जगह हम लोग क्या किए MeOH, रिपीट नहीं किया, रिपीटेड मैंने अलग से रिपीट किया ना, दोहराया, ये नहीं कि उसी में ऐड कर दिया। पहला क्वेश्चन था कि उसी में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे सोचो कि फिर से क्या हुआ कि Na2CO3 NaHCO3 का जो मिक्सचर है 20 मिलीलीटर सेम वॉल्यूम, उसमें HCl जरूरत है कितना भाई MeOH के प्रेजेंस में तो करेगा, तो HCl जो जरूरत है 10.5 ml और 1 नॉर्मलिटी HCl, इतना जरूरत है। तो इस केस में बताओ तो MeOH के प्रेजेंस में मिली इक्विवेलेंट एसिड का जो होगा इन दोनों का कंप्लीट मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 होगा कि नहीं। तो यहाँ पे बताओ कि मिली इक्विवेलेंट HCl कैसे निकालेंगे बताओ, मल्टीप्लाई कर देंगे 10.5 इंटू 1 मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 का Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट NaHCO, और यहाँ से ये 10.5 और ये मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 का कितना लाया 8, तो 8 यहाँ बैठा दिए प्लस मिली इक्विवेलेंट Na2
NaHCO3 तो यहाँ पे हो गया मिली कोवैलेंट NaHCO3 कितना 2.5 ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 वेट निकालने का है। तो क्या इसका वेट नहीं निकल जाएगा? इसका वेट नहीं निकल जाएगा? वेट वाला अभी फॉर्मूला बताए हैं, वेट निकाल लोगे, समझ में आ रहा? तो डबल इंडिकेटर का पांचवा हम बता दिए, छठा और सातवां तुम लोग को बनाना है। ठीक, चलो लिखो इसको जल्दी से। देखो अब वेट निकालना है इसका, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा बताओ? वेट इसका पहले निकाल लेते हैं, Na2CO3 फॉर्मूला देखो, मिली इक्विवेलेंट 10 का पावर -3 बाई n फैक्टर इनटू क्या मोलिकुलर वेट। भाई पर मिलीलीटर चाहे पर लीटर नहीं बोला तो डायरेक्ट मोलिकुलर वेट से, अगर पर मिलीलीटर पर लीटर बोलता तब वॉल्यूम से डिवाइड कर देते। तो चलो यहाँ पे बताओ मिली इक्विवेलेंट इसका कितना 8 10⁻³ n फैक्टर Na2CO3 का 2 इनटू मोलिकुलर वेट इसका 106। 4 से ये कट गया, 4 से 24 और 40 से 2 42 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो। इतना क्या आ गया बताओ? अब इसका वेट निकाल लोगे अपने से, इसका वेट क्या हो जाएगा बताओ? यही फॉर्मूला लगा देना। देखो देखो इसका वेट निकालना, वेट ऑफ NaHCO3। चलो मिली इक्विवेलेंट 10⁻³ ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट, और इसको n फैक्टर से डिवाइड किए तो मोल, इनटू मोलिकुलर वेट से कर दिए तो मतलब इतना जो हो गया मोल हो गया ना। अब बताओ ऊपर वाला ग्राम इक्विवेलेंट n फैक्टर से डिवाइड कर दिए, मिली इक्विवेलेंट इसका कितना आया 2.5 10⁻³ बाई n फैक्टर इसका कितना 1, मोलिकुलर वेट इसका कितना होता है 84 होगा। लगाओ फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करो, इसको सोल्व करोगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। कर लोगे? तो देखो भाई तुम लोग को हम पढ़ा चुके टाइट्रेशन में एसिड बेस टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन पढ़ा दिए, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा दिए, और क्या पढ़ा दिए? ये आपको लास्ट पढ़ा रहे थे हम डबल इंडिकेटर। क्या पढ़ा रहे थे? डबल इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है। इंडिकेटर का 5 और 6 5 बता ही दिए, 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन बना लोगे। आज हम उसका आंसर भी तुम लोग को दे देंगे, ठीक है। चलो ठीक है।